एक सवाल लेते हैं। 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, एक चाइल्ड है, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस चाहती हैं। लेते हैं तो ये क्या होते हैं? ट्रांसडर्मल पैचेस। आप देख सकते हैं इस पैच को स्किन पर अप्लाई किया गया। तो सबसे पहले लेवल पर आप इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के लिए आपको बताएंगे, उसके बाद इम्प्लांट्स के लिए, इसके बाद DMPA इरिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में वैसेक्टोमी, जिसमें आप वास डिफरेंस को इंटरप्ट कर देते हैं, कट कर देते हैं और अक्लूड कर देते हैं। टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट आएगा जो सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन के द्वारा अचीव किया जा सकता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पर बात करें तो एंड्रोजन्स जो केमिकली मॉडिफाई करके दिए जाते हैं उसमें नैनड्रोलोन और ऑक्सएंड्रोलोन जैसे मेडिकेशन। नमस्कार, अब हम लोग कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बात करेंगे जो पेरिक्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में जाने जाते हैं। इसका महत्व क्या होता है? ये सेक्स के दौरान उससे पहले इसे इंसर्ट कर दिया जाता है और काफी बेहतर मेथड है क्योंकि इसे अपने आप से इंसर्ट किया जा सकता है और लोकल इसका प्रभाव रहता है। जैसे आप यहाँ पर सर्वाइकल कैप्स के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। इसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए इसमें कुछ स्पर्मिसाइड जेल इस्तेमाल करने के साथ इसे इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये होते क्या हैं? इसी के जैसे कुछ डायफ्राम होते हैं। तो ये सर्वाइकल कैप्स सॉफ्ट डोम शेप के सिलिकॉन के कप्स होते हैं। ये सिंगल साइज के होते हैं जिसको आप किसी भी तरीके से फिट कर सकते हैं। मल्टी साइज वाले के मामलों में देखना होता है कि पेल्विक एग्जामिनेशन करने के बाद उसे एडवाइस किया जाता है। इसमें इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है अगर स्पर्मिसाइड्स के साथ इसे दिया जाए, जैसे कोई जेल हो, कोई फोम हो, और इसमें एक कोटिंग तैयार हो जाती है जैसा कि दोनों ज़ाइलोन 9 जैसे कुछ मेडिकेशंस जो स्पर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज रखते हैं उनके साथ इसको इस्तेमाल किया जाए तो स्पर्म की मोर्टेलिटी और स्पर्म के मारे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसका मतलब इंटरकोर्स के बाद स्पर्म इतने एक्टिव नहीं रहेंगे या मारे जाएंगे। इस वजह से आप इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट पाएंगे। इसे इंटरकोर्स के 3 घंटे के पहले इंसर्ट कर लेना चाहिए और अगर इसे पहले आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज्यादा स्पर्मिसाइड को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी और आप इसे पेशेंट को जो भी कपल हैं उनको एडवाइस करेंगे कि कम से कम इंटरकोर्स के 6 घंटे बाद तक इस तरीके के सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम को बॉडी के भीतर रखना है। और इसमें STI के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। जो प्रोटेक्शन कॉन्डोम के द्वारा मिलता है वैसा प्रोटेक्शन यहाँ नहीं मिलता है और इसे मेंस्ट्रुएशन के दौरान रेकमेंड नहीं किया जाता है। एक सवाल लेते हैं। 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, एक चाइल्ड है, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस चाहती हैं। 1 महीने पहले उनको वायरल हेपेटाइटिस हुआ था और लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं। कोआगुलेशन प्रोफाइल तो वैसे नॉर्मल है। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव क्या एडवाइस कर सकते हैं? अब सवाल यहाँ है कि लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, लीवर की पैथोलॉजी है, जाहिर सी बात है यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन के कंपोनेंट्स नहीं दिए जा सकते हैं, इसलिए कंबाइंड हो या फिर DMPA हो या प्रोजेस्टेरॉन के इम्प्लांट्स हो नहीं दे सकते। हम कॉपर के इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के बारे में ही उस पर्सन को हम एडवाइस कर सकते हैं। पेशेंट नहीं, ये तो पर्सन है ना। चलिए अब कुछ ट्रांसडर्मल पैचेस और वेजाइनल रिंग्स की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? ट्रांसडर्मल पैचेस। आप देख सकते हैं इस पैच को स्किन पर अप्लाई किया गया है। ये होते क्या है? कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और इस पैच को 3 हफ्ते तक लगा लेना चाहिए और 1 हफ्ते के लिए छोड़ देना चाहिए, बस उतार लेना चाहिए। तो हार्मोन्स एब्जॉर्ब होते हैं ट्रांसडर्मली और इसको बदलना होता है हर 3 हफ्ते के बाद और चौथे हफ्ते पर मेंस्ट्रुएशन मिल जाता है। तो इस तरीके के पैचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रिंग के इंसर्ट करने वाली बात भी अभी जैसा कि मैंने आपको बताया उसको यहाँ इंसर्ट किया जाता है वेजाइना के भीतर और इसे 3 हफ्ते के लिए वेजाइनल रिंग्स को लगा सकते हैं और चौथे हफ्ते में हम हटा देंगे। इस तरीके की सिमिलर तरीका यहाँ अपनाया जा रहा है। सेम एफिकेसी है, इसलिए सेम साइड इफेक्ट्स हैं और इसमें रिस्क ऑफ स्लिपिंग की गुंजाइश होती है। चाहे ट्रांसडर्मल पैच हो या वेजाइनल रिंग्स हो, ये स्लिप कर सकते हैं। फीमेल अगर इसका इस्तेमाल बंद कर देती हैं तो फर्टिलिटी आसानी से वापस आ जाता है। लंबे समय तक हम हार्मोनल इफेक्ट नहीं देते हैं, तो ये सारी अच्छी चीजें होती। वैसे कहा जाए तो कई बार सवाल हमसे पूछा जाता है, कोई फीमेल आपके सामने है जो पोस्टपार्टम पीरियड में है, वो आपसे आके कहने डॉक्टर साहब हमें कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस करें बेस्ट जो हमारे लिए हो। तो सबसे पहले लेवल पर आप इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के लिए आप उनको बताएंगे, उसके बाद इम्प्लांट्स के लिए, इसके बाद DMPA और सबसे लास्ट में आप POP के बारे में कहेंगे। इसमें ऐसा क्यों?
इसमें देखिए ये तो कोई साइड इफेक्ट नहीं रखेगा, हार्मोनल साइड इफेक्ट, इसलिए आप इसको एडवाइस करेंगे। इसमें क्या है, इसमें जो फर्टिलिटी है आसानी से वापस आ जाती है। अगर आप लगातार लेक्चर्स देख रहे हो तो फर्टिलिटी अनसर्टेन होती है कब वापस आएगी, इसलिए यहां पर इस तरीके के डिवाइसेस में इम्प्लांट्स ज्यादा बेहतर है कि अगर फर्टिलिटी चाहते हैं तो रिटर्न हो जाएगा जल्दी। डीएमपीए और पीओपी, इसमें डीएमपीए को और पीओपी को देखा जाए तो दोनों में ही प्रोजेस्टेरॉन है, इसमें भी प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, लेकिन इसमें एक हफ्ते का जो हम पॉज देते हैं उसके कारण इम्प्लांट्स का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। डीएमपीए और पीओपी के मामलों में दोस्तों यहाँ पर डीएमपीए जो हम एडवाइस करते हैं 3 महीने के लिए, तो इसमें समस्या ये होती है कि फर्टिलिटी बड़ा ही इरेगुलर वे में वापस लौट सकती है। पीओपी के मामले थोड़े ज्यादा सेफर होते हैं, तो ओवरऑल डीएमपीए इसलिए प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि इसे रोज नहीं लेना पड़ेगा, तो अगर कोई मिस हो जाता है कोई पिल तो ज्यादा घबराहट की बात नहीं होगी, ये ठीक मीन्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि कंप्लायंस जो होता है गुड होता है, आप एक बार लगा दिए तो बार बार लेने की जरूरत नहीं है, इस वजह से इसको प्रीफर किया गया। ओवरऑल आप समझ गए होंगे। इरिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में वैसेक्टोमी, जिसमें आप वास डिफरेंस को इंटरप्ट कर देते हैं, कट कर देते हैं और अक्लूड कर देते हैं, स्टेरिलिटी तुरंत नहीं आती है, इसीलिए आप जब कभी भी कोई पर्सन, कोई मेल वैसेक्टोमी कराएंगे, वास डिफरेंस को कट करवाते हैं, तो उन्हें आप कहेंगे कि कम से कम बैकअप कॉन्ट्रासेप्टिव अगले 3 महीनों तक इस्तेमाल करेंगे आप, या फिर कम से कम 20 इजैकुलेशन तक। कारण यह है कि वास डिफरेंस को कट कर दिया गया है, बाकी पूरे ट्रैक में, आगे के ट्रैक में अभी भी सीमेन में स्पर्म आ सकता है, इसलिए सीमेन की एनालिसिस करने के बाद जब एजोस्पर्मिया हो जाए तब जाकर के आप कहेंगे कि अब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकते हैं, वरना वैसेक्टोमी के करीब 3 महीने तक या कम से कम 20 इजैकुलेशन तक स्पर्म के आने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से सीमेन एनालिसिस के बाद ही हम कंफर्म हो सकते हैं। हालांकि गांव में इतनी सुविधा हो नहीं सकती है, अगर मान ली कोई पर्सन इस तरीके से किया तो उन्हें आप मोटे तौर पर एडवाइस करेंगे कि अपने पार्टनर से आप 3 महीने तक बैकअप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को जरूर इस्तेमाल करेंगे, और 3 महीने या 20 बार इजैकुलेशन की कंडीशंस। कंट्राइंडिकेशंस क्या होती है, अगर पर्सन में स्क्रोटल हेमेटोमा हो या जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शंस हो तो इसे एडवाइस नहीं करेंगे। फीमेल में ट्यूबल लाइगेशन की प्रक्रिया आप यहां पर देख सकते हैं, ये ट्यूबल लाइगेशन इस तरीके की प्रोसेस जो फीमेल में कराते हैं, जिसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अब देखें तो इसके लिए कॉटराइजेशन, देखिए यहाँ पर कॉटराइजेशन कर सकते हैं, या सूचर दे सकते हैं, या क्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेथड क्यों इस तरीके से अपनाया गया है, क्लिप्स का या रबर बैंड्स का? उसके पीछे कारण ये है कि हम चाहते हैं कि अगर कुछ दिनों बाद या बाद में उनका मूड चेंज हो गया कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे अपनी फर्टिलिटी वापस चाहिए, तो ये क्लिप्स या रबर के बैंड्स उसकी फर्टिलिटी को वापस लाने में मददगार साबित हो जाएंगे। चलते हैं, बात करते हैं रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस मामले में रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी लो होती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ जाता है। कारण यह है कि ओवुलेशन अगर हुआ तो रॉन्ग प्लेस पर जाकर के फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन करेगा। अब नेक्स्ट लेवल पर हम चलेंगे, एक नए मेडिकेशंस के लेवल पर बात करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं वो फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। कुछ ऐसे मेडिकेशंस पर बात करेंगे जो एंड्रोजन, एंटी एंड्रोजन्स के कैटेगरी में आते हैं। एंड्रोजन्स ऐसे मेडिकेशंस जो मेल में हाइपोगोनाइडिक कंडीशंस में दिए जाते हैं, या फिर बर्न के पेशेंट, या किसी का वेट ना बढ़ रहा हो, किसी का मसल्स मास ना बढ़ रहा हो, या कोई सीवियर इंजर्ड हो गया हो, तो ऐसे पेशेंट्स में एंड्रोजन्स दिए जाते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस जो हाइपर एंड्रोजेनिक कंडीशंस की वजह से होता है, जैसे प्रोस्टेट के कैंसर, उस मामले में हम एंड्रोजन को कम करने वाले मेडिकेशंस देते हैं, एंटी एंड्रोजन्स देते हैं। तो आप उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे एंड्रोजन और एंटी एंड्रोजन के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। चलते हैं, बात करते हैं यहां पर एंड्रोजन्स की। तो एंड्रोजन्स में कुछ स्टेरॉयड के हार्मोन्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरॉन या उसके डेरिवेटिव्स जैसी अपनी संरचनाएं रखते हैं। ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोगोनाइडिज्म के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरॉन का इफेक्ट आएगा जो सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन के द्वारा अचीव किया जा सकता है, ट्रांसडर्मल पैच या फिर बक्कल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी हम इसे दे सकते हैं। टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव्स जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स होते हैं वो इस कैटेगरीज में रखे जाते हैं। इनको ओरली अगर देना है तो फ्लुऑक्सीमेस्टेरोन या फिर मिथाइल टेस्टोस्टेरोन ये दिए जाते हैं, जिसे बक्कल में म्यूकोसा से वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, या ओरली देना है। अगर इंट्रामस्कुलर डिपॉट्स के रूप में देना तो टेस्टोस्टेरॉन साइपिओनेट करके हम इंट्रामस्कुलर डिपॉट्स का प्रिपरेशन बनाए हुए हैं।
इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हाइपोगोनाइडिज्म में, जहां टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो इसके कारण सेक्सुअल मैच्योरिटी डिलेड होती है, तो ऐसे मामलों हम दे सकते। संभव है कि इसके लिए इस्तेमाल करने की जरूरत इसलिए पड़े क्योंकि प्राइमरी कॉज हो हाइपोगोनाइडिज्म। प्राइमरी कॉज का मतलब ये कि ये टेस्टिस के लेवल पर ही समस्या है। दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का जो मामला होता है, इसमें क्या होता है, हम पिट्यूटरी डिजीजेस, जो अगर आप देखें तो जो हायर सेंटर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी या टेस्टिस का जो एक्सेस बन रहा है, उसमें अगर टेस्टिस इन्वॉल्व है तो हम टेस्टोस्टेरोन से दे देंगे। कई बार ऐसा होता है कि टेस्टिस की बजाय ये ऊपर से सिग्नल नहीं आ रहा है, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस ये सिग्नल नहीं भेज रहा, तो उस दौरान हम सेकेंडरी हाइपोगोनाइडिज्म की कंडीशन समझते हैं। ये सारी चीजें बार बार डिस्कशन में आएंगे। सेकेंडरी कॉज क्या होता है? ऊपर वाले सिग्नल नहीं आ रहे हैं। प्राइमरी का मतलब लोकल लेवल पर प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम इसे दे सकते हैं। एनाबॉलिज्म की एक्सेलरेशन के लिए, जैसे आपको मैंने बताया कि बर्न या इंजरी या फिर कोई सीवियरली इलनेस वाला पेशेंट है, उसको रिकवरी फेज में देना पड़े या वेट गेन के मामले में। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? फीमेल में देते समय बचना चाहिए क्योंकि मैस्कुलिनाइजेशन का रिस्क होता है। कई बार डॉक्टर्स इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान नहीं देते कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो कि टेस्टोस्टेरोन जैसा प्रभाव रखता है, ये मेल में ठीक है दिया जा सकता है कंट्रोल वे में। फीमेल में अगर आप देते हैं तो मैस्कुलिनाइजेशन का रिस्क होता है। अभी 2-3 दिन पहले एक फीमेल पेशेंट में यही था, वेट गेन नहीं हो रहा था और क्रोनिक इलनेस के बाद वो रिकवरी फेज में डॉक्टर ने दे दिया। अगर उसका साइड इफेक्ट की बात करें तो मैस्कुलिनाइजेशन उसमें हो सकता है उस फीमेल में, उसमें क्लाइटोरिस का इनलार्जमेंट हो सकता है, एक्ने आ सकते हैं, हार्सुटिज्म या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी संभव है। ओवरऑल इसके साइड इफेक्ट्स देखें तो मेल में अगर ज्यादा डोज ले लिया जाए तो एलएच का रिलीज होना बुरी तरह सप्रेस हो सकता है। कारण आपने बाहर से लिया, बाहर से आपने टेस्टोस्टेरोन या उसके डेरिवेटिव्स लिए, तो वह क्या ऊपर जाकर के ये नेगेटिव फीडबैक देगा, तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा और आप समझ सकते हैं एलएच रिलीज नहीं होगा, है ना, नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से। इसके कारण जो नेचुरल जो सिंथेसिस गोनाड से हो सकता था टेस्टोस्टेरोन का, वो नहीं होगा, गोनाडल एट्रोफी हो सकती। इतना ही नहीं, पैराडॉक्सिकल फेमिनाइजेशन भी यहाँ संभव है गायनेकोमेस्टिया या इनफर्टिलिटी के रूप में। देखा जाए दूसरे साइड इफेक्ट्स तो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ एपिफिशियल फाइसिस, एलडीएल का बढ़ना और एचडीएल जो बेनिफिशियरी हमारे एचडीएल होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाते हैं, ओबेसिटी जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पर बात करें तो एंड्रोजन्स जो केमिकली मॉडिफाई करके दिए जाते हैं, उसमें नैनड्रोलोन और ऑक्स एंड्रोलोन जैसे मेडिकेशंस आते हैं। ये मसल्स की स्ट्रेंथ और उसको थोड़ा सा उसकी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, ये एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा देते हैं। ये एप्लास्टिक एनीमिया में दिए जा सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग वाले लोग इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इलीगली एथलीट्स के द्वारा एब्यूजिव इसका कंजम्पशन देखा गया है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स के तौर पर देखा जाए तो कोलिस्टैटिक जॉइंटिस, बाइल का फ्लो कम हो जाता है, लीवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के मामले या कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क बढ़ जाते हैं। एंटी एंड्रोजन के बारे में अब बात करते हैं। एंटी एंड्रोजन क्या होते हैं? वो दवाइयां जो एंड्रोजन के इफेक्ट को कम करती हैं। इसमें क्या होता है? 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स और एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर्स, दो तरीके की मेडिकेशंस आती हैं। आपको पता होगा कि इस तरीके के टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट करने की जरूरत प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में या फिर लो डोज में मेल में हेयर लॉस को कम करने के लिए दिया जा सकता है। बीपीएच के पेशेंट्स में, फीमेल में हर्सुटिज्म हो तो उस दौरान भी इन मेडिकेशंस को दिया जा सकता है। आपको पता है ना प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होता है, और बीपीएच का मामला या प्रोस्टेटिक कैंसर का मामला, हेयर फॉलिकल का झड़ना, वहां पर क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं और वो बालों के झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको इस बारे में जब हम बात करेंगे डर्मा में तो उसमें काफी विस्तार से बात होगा। आप जानते हैं मोस्ट पोटेंट जो फॉर्म होता है वो DHT होता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है, जिसके बदलने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदलता है। अगर हम यहाँ इस्तेमाल होने वाले एंजाइम जो 5-अल्फा रिडक्टेज है उसको इनहिबिट कर दें तो एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन बन नहीं पाएगा। इसके कारण जो मेल पैटर्न बालनेस है उसमें राहत मिल सकती। इसके कारण टेस्टोस्टेरोन का जो प्रभाव बीपीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें राहत मिल सकती है। बात करें तो ये 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें मेडिकेशंस आती है फिनास्टेराइड या ड्यूटास्टेराइड। इसका असर आने में 3 महीने या उससे ज्यादा समय लग सकता है, पता है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ हम अल्फा ब्लॉकर मेडिकेशंस भी देते हैं। याद है
टैमसुलोसिन इसके साथ कंबाइन करके देते हैं, फिनेस्टराइड या ड्यूटेस्टराइड के साथ। ये बीपीएच के पेशेंट्स में देते हैं और इसी फिनेस्टराइड का लो डोज हेयर लॉस को मेल में रोक सकता है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? गायनेकोमेस्ट्रिया, इनफर्टिलिटी या सेक्सुअल डिसफंक्शन या लॉस ऑफ लिबिडो इसका साइड इफेक्ट्स हो सकता है। ये दूसरे एंटी एंड्रोजन्स की तुलना में कम साइड इफेक्ट्स रखते हैं, लेकिन फिर भी ये पैटर्न देखने को मिलता है। इस तरीके के साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। आप जानते हैं जब भी आप एंड्रोजन को के इफेक्ट को कम करेंगे तो इस तरीके के आपको साइड इफेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। गायनेकोमेस्ट्रिया हो या इनफर्टिलिटी हो या सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलते बात करते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर्स ब्लॉकर। इसमें फ्लोटामाइड करके मेडिकेशंस आती हैं। ये स्टेरॉयड रिसेप्टर्स जो न्यूक्लियस में होते हैं वहां पर जाकर के काम करते हैं। इसका इस्तेमाल हम प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर आमतौर पर हैविली डिपेंडेंट होता है एंड्रोजन पर, तो उसमें हमें राहत मिलती है फ्लोटामाइड। इसीलिए एक मेडिकेशन जो प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट में दी जाती है, ये साइड इफेक्ट के तौर पर गायनेकोमेस्ट्रिया, हॉट फ्लैशेस, ब्रेस्ट का टेंडरनेस, लॉस ऑफ लिबिडो, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, जीआई डिस्टर्बेंसेस, नॉजिया, डायरिया और वोमिटिंग जैसे साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। एक और एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर के तौर पर आप स्पाइरोलैक्टोन को देख सकते हैं। ये डायूरेटिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स पर एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट रखता है। ये हार्सिटिज्म और पीसीओएस के मामलों में दिया जाता है। इसका इस्तेमाल हम मेल पैटर्न बाल्डनेस के मामलों में भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे स्पाइरोलैक्टोन का इस्तेमाल हार्सिटिज्म और पीसीओएस के मामलों में किया जा सकता है। ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल हम मेल पैटर्न बाल्डनेस के मामलों में कर सकते हैं। साइड इफेक्ट होगा गायनेकोमेस्ट्रिया और एमिनोरिया हो सकता है। ओवरऑल अगर हम आगे चलें तो अब तक के जो टॉपिक है उसमें हमने एंड्रोजन और एंटी एंड्रोजन की बात किया। अब जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो यूट्रस पर काम करने वाले कुछ मेडिकेशंस उन पर करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है ऑक्सीटोसिन, पता है आपको? वो क्या करता है? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करा। इसी तरीके से यूट्रस पर एक और हार्मोन कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है, वो होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन ये क्या करते हैं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो अब जिस टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो यूट्राइन टॉनिक्स और जो यूट्रस के टोकोलिटिक्स के रूप में मेडिकेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी यूट्रस का टोन बढ़ाने वाले, यूट्रस का टोन घटाने वाले जो मेडिकेशंस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो ऑक्सीटोसिन बनाती है ये क्या करते हैं? ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करते। इसी तरीके से हम देखें तो एस्ट्राइल, आप जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ये ही ज्यादा रिलीज होता है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एस्ट्राडाइल होता है। एस्ट्राइल कब होता है ये आप बताएंगे, है ना? तो ये देखिए एस्ट्राइल ये क्या होता है? ये जो प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन निकलता है ये ऑक्सीटोसिन को सपोर्ट करता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़े। इस तरीके से एस्ट्रोजन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन एक और दूसरा हार्मोन है जो एस्ट्रोजन के साथ रिलीज होता है प्लेसेंटा से। आप जानते हैं प्लेसेंटा से ही एस्ट्रोजन निकलता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जबकि प्लेसेंटा से निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। याद रहेगा। तो आपको आगे कई बार पढ़ने का मौका मिलेगा कि अगर प्री टर्म लेबर हो रहा हो तो हम क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन के एनालॉग देंगे, और अगर डिलेड प्रेगनेंसी हो तो हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीटोसिन का प्रमोशन दे सकते हैं, या डिलेड लेबर का मामला हो तो हम ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। डिलेड लेबर तो उस मामले में क्या होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है जहां जैसी जरूरत। इसी तरीके से हमें फीटस के द्वारा रिलीज होने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में भी पता होना चाहिए। फीटस से रिलीज होने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो हम इसके सिंथेटिक कुछ प्रिपरेशन रखेंगे जो इस काम के लिए मदद करें। ओवरऑल ये कैसे काम करते हैं सारे कंटेंट, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। होता क्या है, ये जो ऑक्सीटोसिन जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे ये अपने रिसेप्टर पर जाकर के जुड़ता है और ये कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है इनोसिटॉल फास्फेट की मदद से। इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट एक्टिव करता है ना इंट्रासेलुलर कैल्शियम को, और उसके कारण मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं। वैसे ही देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीटोसिन एक और काम करता है साइड वाइज, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बढ़ाता है।
प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, इनके बारे में आप देख लिए। फिर आप देखेंगे कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो यहाँ पर अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पर आकर के जुड़ते हैं। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स भी अल्फा रिसेप्टर के द्वारा अगर एक्टिव होता है तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ये भी बढ़ाता है। ध्यान रहे, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अल्फा रिसेप्टर पर एक्शन होने से, आपको पता है ना, ABCD, तो ए मतलब अल्फा वाला क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, बीटा वाला क्या करता है, डायलेशन। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, यहाँ जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर कराता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन को बढ़ा करके। मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन इस वजह से बढ़ती है। मेडिकेशंस की बात करें तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पर आकर के कौन कौन जुड़ते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हमारे पास यूट्रोटोनिक मेडिकेशंस के कुछ लिस्ट बने हुए हैं। इस पर हम धीरे धीरे करके आपके साथ चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ाना अगर है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का E1 फॉर्म होता है जो मीजोप्रोस्टॉल होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का E2 फॉर्म होता है जो डाइनोप्रोस्टॉल होता है। तो आप याद रखें, मीजोप्रोस्टॉल, डाइनोप्रोस्टॉल, इसमें मीजोप्रोस्टॉल जो होता है वो E1 फॉर्म होता है, डाइनोप्रोस्टॉल जो होता है वो E2 फॉर्म होता है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा भी होता है। तो ये जो होता है कार्बोप्रोस्ट होता है। ये सारे के सारे एक जैसा काम रखते हैं। इनका काम क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के लेवल पर हम सोच सकते हैं। तो ये होती है एंडोमेट्रियम की दीवारों में कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया। तो ये यूट्रोटोनिक इफेक्ट की वजह से हमने देखा ये मसल्स की टोन बढ़ाते हैं, ये लेबर को फैसिलिटेट करते या इंड्यूस कर सकते हैं। ये पोस्टपार्टम हेमरेजेस में भी मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके कारण जो ब्लड वेसल्स ओपन रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। मायोमेट्रियम के बीच में अगर कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है तो वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, है ना, बंद हो जाती है। तो पोस्टपार्टम हेमरेजेस में भी इसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ये अबॉर्शन को भी इंड्यूस कर सकते हैं क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों तो एक्सपल्शन ऑफ, है ना, फीटल कंटेंट, तो ये अबॉर्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूट्राइन रिलैक्सेंट ये दूसरी कैटेगरी होगी हमारे सामने। तो हम यहाँ पर दो कैटेगरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत ही अपोजिट इफेक्ट रखेंगे। आप मानते हैं ना इस चीज को? देखिए, ऊपर हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या है, यूट्राइन स्टिमुलेंट है, और जबकि नीचे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा यूट्राइन रिलैक्सेंट। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है यूट्रस के रिलैक्सेशन को। ये टोकोलिटिक्स के रूप में काम करते हैं। ये प्रीमेच्योर लेबर को रोकने का काम करते हैं। समय से पहले अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम टोकोलिटिक्स देते हैं। तो इस तरीके का इफेक्ट हम पाते हैं। यूट्रोटॉनिक्स में बात करें तो मसल्स की टोन बढ़ाते हैं। जरूरत कैसे पड़ेगी, जैसे मान लीजिए कि लेबर अगर 42 वीक्स के बाद भी नहीं स्टार्ट हुआ तो हम इंड्यूस करेंगे। इंड्यूस करते हैं यूट्राइन स्टिमुलेंट्स के द्वारा। छोटा सा एग्जांपल देखें तो ऑक्सीटोसिन, अर्गोनोविन और प्रोस्टाग्लैंडिन। अर्गोनोविन के बारे में मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स पर जाकर के एक्टिविटीज बढ़ाता है और इसके द्वारा आप इंट्रासेलुलर कैल्शियम के आयंस बढ़ते हुए देखेंगे और इसके कारण मस्कुलर या मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर अर्गोनोविन के रूप में देख सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है इसके बारे में भी आपने देखा। प्रोस्टाग्लैंडिन के कितने फॉर्म है, E1 फॉर्म, E2 फॉर्म, F2 अल्फा फॉर्म, तो उसके बारे में आपने देखा जो यहाँ यूट्रोटॉनिक्स के रूप में काम करेंगे। यूट्रोटॉनिक्स इंडिकेशंस क्या है, लेबर को ऑगमेंट करना है या इंड्यूस करना है, पोस्टपार्टम हेमरेजेस को प्रिवेंट करना या थेरेपेटिक एबॉर्शन कराने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सारी चीजें। इसमें सबसे पहले अगर हम यूट्रोटॉनिक्स में बात करें सबसे पहले कंपोनेंट की, तो वो ऑक्सीटोसिन का ही नाम हमने लिया था, जो कि लेबर के इंडक्शन के लिए काफी बेहतर मेडिकेशन आप जानते हैं। ये लेबर को फैसिलिटेट भी करता है। पोस्टपार्टम जो हेमरेजेस होते हैं उसको कम करने के लिए इसको दिया जाता है। ये एंटी डायरेटिक इफेक्ट भी रखता है। यहाँ पर साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये वैसो डायलेशन इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। हाइपोटेंशन और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया जैसे मामले इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये फ्लूइड का रिटेंशन करा सकता है। इसके कारण हमें देखना होगा कि हम फ्लूइड को केयरफुली एडमिनिस्टर करेंगे। वाटर का इंटॉक्सिकेशन होने की वजह से इसमें कोमा और डेथ जैसे मामले देखने को मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा केयर करना है अगर प्री एक्लेम्सिया या कार्डियक या रीनल पेशेंट्स हों तो ऑक्सीटोसिन देते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।
साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, यूट्रस कुछ ज्यादा ही स्टिमुलेट हो जाएगा, इसके कारण यूट्राइन रप्चर हो सकता है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीजन की डिलीवरी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। ऐसा कंडीशन अगर है तो ऑक्सीटोसिन को डिसकंटिन्यू या उसके है ना उस मेडिकेशंस को और आगे नहीं देना होगा। आर्गोनोविन जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ये भी पीपीएच के मामलों में दिया जाता है। आर्गोनोविन ये समस्या ये है कि प्रोलॉन्ग टिटेनी करा सकता है ना, तो इसलिए हम इसके बारे में नहीं, प्रोलॉन्ग टिटेनी के मामलों में दिया जा सकता है आर्गोनोविन। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। आर्गोनोविन का साइड इफेक्ट्स क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बीपी बढ़ जाती है इसमें, वैसोस्पाज्म ऑफ आर्टरीज, और इसके कारण हार्ट में अगर एंजाइना का पेशेंट या कार्डियक पेशेंट है तो उसमें एंजाइना प्रेसिपिटेट कर सकता है। नॉजिया, वॉमिटिंग, ब्लड विजन और हेडेक जैसे मामले ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आर्गोनोविन के बारे में आप देख सकते हैं, ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन को बढ़ाने का काम करता है, तो टिटेनी के मामलों में इसको दिया जा सकता है। कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ाता है। दूसरा क्या है कि ये मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएगा, जहां जैसी जरूरत वैसा इसे हम दे सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन में मिज़ोप्रोस्टोल, डायनोप्रोस्टोन, इसके बारे में आपने देखा ये PGE1 और ये PGE2 है ना। इसके अलावा एक और मेडिकेशंस आप देखेंगे, कार्बोप्रोस्ट, PGF2 अल्फा है ना, ये रिसेप्टर्स पर जाकर के काम करते हैं मेडिकेशंस, ये लेबर को फैसिलिटेट करते, पीपीएच, वही सारी बातें वही होंगी, ये एबॉर्शन को इंड्यूस कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर एबॉर्शन को इंड्यूस करना है तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, सोचिए, हम मीफेप्रेस्टोन में इस बारे में बात किए थे, पहले मीफेप्रेस्टोन देते हैं, फिर 24 से 36 घंटे बाद हम इसको दे सकते हैं। तो इसमें इंड्यूस करते हैं एबॉर्शन आफ्टर मिफेप्रेस्टोन या मेथोट्रेक्सेट देने के बाद हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के द्वारा हम एबॉर्शन को इंड्यूस करा सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, ये बड़ी समस्या होती है इसकी, डायरिया, यूट्राइन पेन, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं ना, इन जनरल पूरी बॉडी में करा देंगे। यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है। डायनोप्रोस्टोन, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं डायनोप्रोस्टोन के। अगर देखें तो अब तक हमने कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने वाले मेडिकेशंस पर बात किया। कुछ यूट्रस को रिलैक्स करने वाले भी मेडिकेशंस होते हैं, जिसमें बीटा रिसेप्टर्स पर, आपको मैंने कहा था ना ABCD, तो ए वाला C कराता है, B वाला D कराएगा, तो आप ये समझ सकते हैं ये डायलेशन, या आप समझ सकते हैं ये रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी रखता है, B वाला D की प्रॉपर्टी रखता है डायलेशन की, A वाला C की प्रॉपर्टी रख रहा था। तो इस तरीके से बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के जो एगोनिस्ट होते हैं ये यूट्रस को रिलैक्स करते हैं। ये अपने फार्मा के कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करेंगे। कैल्शियम चैनल को अगर किसी ने ब्लॉक किया, आपने देखा कैल्शियम के कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाले कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहे थे, अगर आपने कैल्शियम चैनल को ब्लॉकर दे दिया तो बहुत अच्छी चीज होगी। साइक्लोऑक्सिनेज पाथवे के द्वारा ही तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, उसको रोक दीजिए, या ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दीजिए, तो ये सारे मेडिकेशंस क्या होंगे, ये यूट्राइन रिलैक्सेंट के तौर पर काम करेंगे। इन सभी मेडिकेशंस का एक इंडिकेशंस होता है, अगर प्री टर्म लेबर हो रहा है तो उसे हम प्रिवेंट कर सकें। इसमें सेलेक्टिव बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो एगोनिस्ट दिए जाते हैं वो टर्ब्यूटालिन, काफी पॉपुलर मेडिकेशन है, इसे ओरली, सबक्यूटेनियसली या इंट्रावेनसली प्रिपेयर किया गया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सेलेक्टिवली बीटा 2 रिसेप्टर पर जाकर के काम करता है और इसके कारण स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होता है। सामान्य तरीके से यह ब्रोंकियल, वैस्कुलर और यूट्राइन हर जगह पर यह अपना रिलैक्सेशन प्रभाव रखता है, टर्ब्यूटालिन, याद रखना होगा। इसके साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट्स पर भी देखें तो ये टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया ये करा सकता है, पाल्पिटेशन करा सकता है, ट्रिमर और नर्वसनेस जैसे साइड इफेक्ट्स ये रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रिमर और नर्वसनेस। कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर के तौर पर निफेडेपिन काफी पॉपुलर मेडिकेशंस है, पर ओरली या पर एंट्रली दिया जा सकता है। साइड इफेक्ट वैसोडायलेशन, फ्लसिंग और डिजीनेस के हो सकते हैं। साइक्लोऑक्सिनेज इनहिबिटर्स के तौर पर देखा जाए तो इंडोमेथासिन, आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कंटेंट होते हैं एराकिडोनिक एसिड, उसी से साइक्लोऑक्सिनेज एंजाइम की मदद से प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस कराई जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन का महत्व ये होता है कि ये डिलेड क्लोजर कराता है डक्टस आर्टेरियोसस का, प्लेटलेट का एग्रीगेशन प्रमोट कराता है, सामान्य काम यही होते हैं। इसके साथ ही साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। अब अगर आपने प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनने दिया तो होगा क्या, अर्ली क्लोजर ऑफ डक्टस
आर्टेरियोसिस हो सकता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा, ब्लीडिंग का रिस्क रहेगा। इसके अलावा यूट्रस के रिलैक्सेंट प्रभाव भी मिलेंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो साइड इफेक्ट क्या होगा? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस और हेमरेजेस। कारण यह है कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट के रूप में एटोसिबैन करके मेडिकेशंस हैं जो सामान्य तौर पर यूएसए में अभी भी अप्रूवल नहीं पाए हुए मेडिकेशंस। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने डिफरेंट तरीके के मेल, फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर काम करने वाले हार्मोनल सिंथेटिक मेडिकेशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये पूरी की पूरी कोशिश हमारी ये रही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बेसिस पर पूरे कॉन्सेप्ट को हम डेवलप कर सकें।